मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको लाइक बटन के साथ कौन सा फोबिया है। दबाने में दिक्कत कहाँ आ रही है बाबूजी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस बार मैं दोबारा से टारगेट रख रहा हूँ 30,000 लाइक्स का। सो जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें नॉर्दर्न इंग्लैंड में जाना पड़ेगा और दिन था 22 मार्च 1959 यानी कि 22 मार्च 1959 का, जब शाम के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास 20 साल का नील बॉस नाम का लड़का वहीं के एक अंडरग्राउंड सुरंगों के जाल के अंदर अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़ा हुआ था। असल में पूरा ग्रुप जिस सुरंगों के जाल के अंदर खड़े थे, इसे इंग्लैंड के अंदर पीक कावंस के नाम से जाना जाता है और ये पूरा का पूरा सुरंगों का जाल पूरे इंग्लैंड की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सुरंगों के लिए बदनाम है। ये पूरा जाल कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि एंशिएंट टाइम के अंदर इस पूरे सुरंगों के जाल के अंदर बहुत सारे गांव बसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो गांव उजड़ते गए और उसके बाद मॉडर्न टाइम्स तक आते आते ये पूरा जाल वहां के क्रिमिनल के लिए एक अड्डा बन चुका था, क्योंकि अंदर छुपने की बहुत सारी जगह, कोई भी कांड करता वो सारे यहाँ पर आकर छुप जाते और अपना टाइम पास करके अपने फरारी काट कर यहाँ से निकल जाते। दुनिया भर के केव रिसर्चर्स ने आकर इस पूरे जाल के ऊपर अपनी रिसर्च करी, इसका पूरा मैप तैयार कर दिया। लगभग पूरी की पूरी जितने भी सुरंगों के अंदर ब्रांचेस बनी हुई थी, पूरा जाल बना हुआ था, उसको मैप के ऊपर ड्रॉ कर दिया गया था, बट सिर्फ एक हॉल को छोड़कर। और इसी हॉल के चारों तरफ अब ये पूरा ग्रुप, जिसके अंदर नील मॉस भी शामिल था, ये सारे लोग अब इसी हॉल के चारों तरफ खड़े थे और इसको देख रहे थे, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इस हॉल के अंदर जाकर अंदर नहीं देख पाया कि आखिर इसके अंदर क्या बना हुआ है। लड़कों के इस ग्रुप को अच्छे से पता था कि ये हॉल आज तक अनआइडेंटिफाइड है, इसके नीचे क्या है या फिर क्या हो सकता है इसका आइडिया किसी को भी नहीं। बहुत लोगों ने इसके अंदर झांकने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक कोई भी सच जान नहीं पाया, क्योंकि नीचे घुप अंधेरा, सिर्फ टॉर्च जहां तक जाती है, जहां तक उसकी लाइट जाती है वहीं तक देख पाए हैं, लेकिन ये होल उससे भी ज्यादा गहरा है। इसलिए पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस बात को जानने के लिए कि इस हॉल के नीचे क्या हो सकता है। क्या पता नीचे जाकर कोई सुरंगों का और बहुत बड़ा जाल मिल जाए, या फिर नीचे जब वो सुरंगें किसी एंड पर खत्म होगी तो वहां कोई बहुत बड़ा चैम्बर सा मिल जाए, कोई रूम मिल जाए जहां पर कोई पहले कभी ना गया हो, और जब हम उसकी खोज कर लेंगे तो वो रूम हमारे नाम के ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। मतलब कि आप सोचकर देखिए, जो भी पहला व्यक्ति उस चैम्बर के अंदर अपना पैर रखेगा तो ऑब्वियसली वो जो चैम्बर मिलेगा वो उसके नाम पर ही रजिस्टर हो जाएगा और दुनिया उस चैम्बर को उस खोज करने वाले के नाम से जानेगी। बट दूसरी तरफ उनको ये भी पता था कि ये चैम्बर होने वाली सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ये पक्का नहीं है कि नीचे क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात को श्योर करने के लिए कि हाँ नीचे कुछ है या नहीं, किसी ना किसी को नीचे जाकर देखना पड़ेगा, एक्चुअल में अंदर केव डाइविंग करनी पड़ेगी। बट इस अनजाने छेद के अंदर घुसना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि क्या पता नीचे क्या बीमारी हो, कोई नीचे जानवर हो या फिर बहता हुआ पानी हो, या फिर नीचे कोई बहुत गहरा गड्ढा हो जिसके अंदर जाकर कोई भी केव डाइवर फंस जाए और वो बाहर ही ना निकल पाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है नीचे कोई चैम्बर भी हो। नील ने भी ऊपर से खड़े होकर इस हॉल के चारों तरफ घूमकर उसको अच्छे से देखा। उसने नीचे झुककर इस हॉल की जो डायमेंशन थी वो भी लेनी शुरू करी। तकरीबन 1.5 फीट ये हॉल चौड़ा और 2 फीट लंबा। उसने अपनी बॉडी को देखकर हिसाब तो लगा लिया कि हाँ वो कहीं ना कहीं इस हॉल के अंदर घुस तो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा, कैसा रहेगा उसका सफर, ये कितना गहरा है, ये उसको कोई भी आइडिया नहीं। सो फाइनली उसने खड़े होकर अपने सभी दोस्तों को कहा कि देखो मैं इस हॉल के अंदर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम सबको मेरी सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता नीचे क्या है, नीचे कुछ भी बीमारी मेरे साथ उलझ सकती है। सो तुम सबको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि चलो कोई ना कोई एक तो हम में से रेडी हुआ, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम इसकी हेल्प करेंगे। अब कहीं ना कहीं नील इस पूरी जर्नी के लिए परफेक्ट वॉलंटियर भी था। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा समझदार, उसको अच्छे से पता है कि किसी भी केव डाइविंग के अंदर क्या क्या खतरे आ सकते हैं या फिर उनसे कैसे निपटना है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा पतला है, सो नीचे अगर कोई भी नैरो पैसेज हुआ या फिर संकरी जगह हुई, अगर वो उसके अंदर फंस गया तो वो इजीली वहां से निकल भी सकता है। बस नील के साथ दिक्कत सिर्फ एक, उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट से भी ज्यादा वो लंबा, इसलिए बस ये एक ड्रॉबैक थी, बाकी सब कुछ पॉजिटिव ही था नील के लिए। नील ने अपने साथ खड़े एक और दोस्त से उसकी भी फ्लैशलाइट मांगी। अब 2 फ्लैशलाइट लेकर वो अंतिम बार इस हॉल के अंदर अपनी वो फ्लैशलाइट जलाकर देखना चाह रहा था कि उसको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाए कि नीचे क्या क्या कुछ हो सकता है। सो उसने दोनों फ्लैशलाइट जलाई, ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा, बट तकरीबन वो फ्लैशलाइट की रोशनी 12 फीट तक ही जा रही थी। उसके बाद ये छेद एक सडन टर्न ले रहा था। मतलब ये क्लियर था नील को कि 12 फीट तक का रास्ता उसका क्लियर है, वो 12 फीट तक जा सकता है। उसके बाद जो उसको टर्न लेना होगा और उसके नीचे उसको क्या मिलेगा, ये पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं जानता, बट नील अब जानने वाला था। तुरंत नील ने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए, जबकि उसके दूसरे दोस्त अपने बैग के अंदर से अलग अलग सामान निकाल रहे थे, उसको चाकू वगैरह दे रहे थे और जो भी उसको खाने पीने की चीज चाहिए थी वो सब उसको दे रहे थे। इसके अलावा दूसरे कुछ दोस्तों ने अपने बैग के अंदर से वो 75 फुट लंबी एक जो लपेटने वाली रस्सी वाली सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी निकाली और इस हॉल के ऊपर रखी
कि अब उस सीढ़ी के सहारे ही नील इस हॉल के अंदर नीचे उतरने वाला था। सो जैसे ही उसके दोस्तों ने उस सीढ़ी का एक कोना पकड़कर बाकी का जितना भी वो रोल बंधा हुआ था उस हॉल के अंदर फेंका, वो नीचे जाकर 12 फुट पर लैंड हुआ और नीचे जो बाकी का रोल बचा हुआ था, नील को नीचे उतरकर उस सीढ़ी को नीचे की तरफ लात मारकर आगे की तरफ धक्का देना था ताकि वो सीढ़ी और ज्यादा नीचे की तरफ खुल जाए। सभी ने मिलकर आइडिया यही बनाया था कि सबसे पहले ये सीढ़ी अंदर की तरफ जाएगी और उसके सारे सीढ़ी के ऊपर लटकते हुए पैर नीचे की तरफ, नील इस सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरेगा और आगे की तरफ जाते जाते जहां जहां ये सीढ़ी जाएगी वहां नील जाएगा। और अगर किसी पॉइंट पर नील को कुछ भी घबराहट हुई या फिर कोई दिक्कत हुई तो वो जस्ट इस सीढ़ी को खींचने की कोशिश करेगा और ऊपर वाले समझ जाएंगे कि नील किसी प्रॉब्लम में है। अगर उसको आवाज ना सुनाई दे ऊपर वालों की या फिर नीचे से किसी को आवाज ना सुनाई दे नील की, तो ये जस्ट सीढ़ी को खींचेगा और ऊपर वाले समझ जाएंगे तो ऊपर वाले सभी दोस्त मिलकर सीढ़ी को खींचना शुरू कर देंगे, जिसके साथ वो नील को भी अपने साथ ही खींच लेंगे। सो आइडिया परफेक्ट था, अब इसको अंजाम देना था। सो एक अंतिम बार अपनी गहरी सांस लेने के बाद उसने सभी दोस्तों से हाय हेलो किया और कहा कि चलो मैं अब रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। सो सभी को टाटा गुड बाय करके नील ने अपनी वो सीढ़ी पकड़ी, पैर अपने सबसे पहले उस छेद के अंदर डाले और पूरा का पूरा नील अब नीचे उतर चुका था। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ उस सीढ़ी को पकड़कर नील पहले उस 12 फुट के सेक्शन को क्लियर करने लगा और जैसे तैसे नीचे पैर मारते मारते फाइनली नील उस 12 फुट को क्रॉस करने के बाद नीचे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, मतलब एक मोड़ के ऊपर खड़ा था। अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, यहाँ से वो ऐसे टनल आ रही है, आगे नीचे 12 फुट पर एक मोड़ है और वो मोड़ आगे की तरफ जाकर ऐसे मुड़ रहा है। सो इस पॉइंट पर, इस 12 फुट डाउन वाले पॉइंट के ऊपर नील अब खड़ा होकर ऊपर की तरफ अपने दोस्तों को देख रहा था। उसके दोस्त उसको बहुत हौसला दे रहे थे कि तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन नील ने नीचे से आवाज लगाकर कहा कि ये हॉल जो ऊपर से 1.5 फुट चौड़ा और 2 फुट लंबा दिख रहा है, लेकिन नीचे इतना नहीं है, नीचे और ज्यादा नैरो होता जा रहा है। मेरे को इसको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हो रही है। नीचे पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने पैरों से उस सीढ़ी वाले रोल को ढूंढा कि आखिर वो कहां पर पड़ा हुआ है। फाइनली जब उसका पैर उस सीढ़ी वाले रोल पर लगा तो नील ने तुरंत उस रोल को पीछे की तरफ पुश किया और सीढ़ी अब खुलकर नीचे जाकर और गिर चुकी थी। मतलब कि अब आगे का रास्ता क्लियर था, सीढ़ी उसको दिखा रही थी कि आगे उसको कहां जाना है। जिसके बाद अंतिम बार नील ने अपने ऊपर दोस्तों की तरफ देखा, उनको दोबारा से टाटा गुड बाय किया और उस 12 फुट के सेक्शन के बाद जो मोड़ था उसके अंदर अपने पैर फंसाए और किसी तरीके से अपने आप को स्क्वीज करते हुए उसने अपने हाथ भी पूरे बेंड कर लिए, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपने हाथों को सही से इस्तेमाल कर सके। अपने हाथों को पूरा बेंड करने के बाद फाइनली नील दोबारा से उस सेक्शन को अब क्रॉस करने वाला था, एक जो बहुत शार्प टर्न था। उस शार्प टर्न के अंदर अपनी बॉडी को किसी तरीके से एडजस्ट करने वाला था। अब आप बस इमेजिन करके देखिए कितना ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था। एक ऐसी संकरी जगह में, नेचुरल संकरी जगह के अंदर नील ऐसे अपने आप को क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल खूब अंधेर ठंडा, वहां पर पानी धीरे धीरे बह रहा है। इसके अलावा वो जहां जहां पैर मार रहा है नीचे उतरते हुए, वहां से थोड़े बहुत पत्थर के टुकड़े टूट कर नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कहां जा रहे हैं, कहां पर जाकर एंड हो रहे हैं, इसका कोई भी आइडिया नहीं। दूसरी तरफ उसने अपने सिर के ऊपर कोई भी टॉर्च नहीं बांधी हुई, इसलिए वहां पर गुप अंधेर। उसके पास एक टॉर्च तो थी, लेकिन उसने पहले वो अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके पास इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपनी टॉर्च को भी अपने साथ अपने हाथ में पकड़कर नीचे की तरफ जा सके। इसलिए उसने वो टॉर्च अपने साइड में जो अपने बैग बांधा हुआ था उस बैग के अंदर डाल दी। अब वो गुप अंधेर के अंदर लिटरली पूरे तरीके से ब्लाइंड होकर इस बहुत ही संकरी जगह के अंदर नीचे जाता जा रहा था। इस टाइम पर बेशक नील के शरीर के अंदर एड्रेनलिन बहुत तेजी से रश कर रहा था, बट नील को यह भी बहुत अच्छे से पता था कि केव डाइविंग बजाय एक फिजिकल टेस्ट के ये एक मेंटल टेस्ट होता है। इसमें आप खुद को कितने अच्छे तरीके से शांत रख पाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर तकरीबन 10 फीट तक और नीचे जाने के बाद फाइनली वो स्टीप एक मोड़ आया जो कि प्रॉपरली नीचे की तरफ जा रहा था और उसी पॉइंट पर, उसी मोड़ पर उसकी जो सीढ़ी थी वो रोल आकर भी वहां अटका हुआ था। सो नीचे पैर लगाने के बाद नील ने फील किया कि इसकी सीढ़ी यहां पर अटकी हुई है। उसने बहुत तेजी से नीचे की तरफ पैर मारा और जो सीढ़ी थी उसकी रोल डाउन होकर नीचे की तरफ और जा गिरी। सो अपने आप को और ज्यादा स्क्वीज करते हुए अपनी सीढ़ी के वो जो डंडे थे उनको पकड़ते हुए उसने अपने आप को नीचे की तरफ और ज्यादा पुश किया और नीचे जाते जाते फाइनली वो मोड़ आया जहां उसकी सीढ़ी नीचे लटक रही थी और उस मोड़ के सहारे उसने इधर उधर घूम के देखा, क्योंकि यही एक थोड़ा सा स्पेस था जिसमें वो अपनी मुंडी इधर उधर घुमा सकता था। सो उस सीढ़ी के पैडल्स को पकड़ के उसने अपने मुंह को थोड़ा सा रिलैक्स किया और फाइनली नीचे की तरफ पैर लटकाया जहां उसकी सीढ़ी लटक रही थी और नीचे जाने की कोशिश करी। बट पहला पैडल नीचे उतरते ही उसको फील हो चुका था कि उसको लग रहा था यहाँ एक बहुत बड़ा चैम्बर होगा, बट यहाँ कोई चैम्बर नहीं बल्कि ये तो सुरंग और ज्यादा नीचे गहरी होती जा रही है। लेकिन इस नए सेक्शन में नीचे उतरने के साथ ही नील ने फील कर लिया कि जो नया सेक्शन है ये पहले से भी और ज्यादा संकरा है। पहले जहां उसको 20 इंच के आसपास की जगह मिल रही थी, लेकिन यहाँ उसको तकरीबन 16 से 17 इंच की ही जगह मिल रही है। उसको अपने शरीर को बहुत ज्यादा स्क्वीज करना पड़ रहा है। उसके हाथ अब बिल्कुल भी हिलने की पोजीशन में नहीं है, वो अपने आप को सही तरीके से शिफ्ट नहीं कर पा रहा, बट किसी तरीके से वो नीचे की तरफ डिसेंड होता रहा।
नील डिसेंड करते हुए तकरीबन 18 फीट और नीचे गया, मतलब कि अब टोटल 40 फीट वो नीचे जा चुका था। 12 फुट वो जहां उसके वो दोस्त खड़े थे उससे नीचे आया था, और 10 फुट का वो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो टर्न जिसको वो डिसेंड किया था उसने, अब 18 फीट ही है। टोटल 40 फीट वो नीचे आ चुका था। और इतने नीचे जाने के बाद फाइनली उसको और नीचे जाने की जगह नहीं थी, क्योंकि जैसे उसने नीचे पैर मारकर देखा, उसका पैर एक बहुत मोटे बहुत बड़े चट्टानी पत्थर पर जाकर लगा। और यहां नील समझ चुका था कि फाइनली यहाँ कोई एक बहुत बड़ा चैम्बर नहीं है इस सुरंग के अंदर, बल्कि ये सुरंग यहीं पर खत्म होती है। उसने अपने आप को श्योर करने के लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए कि ये सुरंग यहीं पर खत्म होती है, उसने बहुत जोर जोर से नीचे की तरफ पैर मारे। आसपास के जो पत्थर थे इनफैक्ट वो भी टूट टूट कर नीचे की तरफ जा गिरे, क्योंकि नील अपने आप को श्योर करना चाह रहा था कि ये सुरंग यहीं पर खत्म होती है, उसको इससे आगे नहीं जाना। बेशक नील बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि वो एक यहाँ नया चैम्बर ढूंढने आया था जो कि उसके नाम के ऊपर अब लिखा जाना था, लेकिन वो चैम्बर तो यहाँ मिला नहीं। ये सुरंग यहीं पर आकर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा बहुत खुश भी था, क्योंकि अब उसको वापस ऊपर की तरफ जाना था, उसको बाहर निकलना था इस सुरंग से। लेकिन सोच कर देखिए कितना ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा उसके लिए भी, बेशक उसके शरीर के अंदर कितना ही एड्रेनलिन रश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन 18 इंच के एक डायमीटर वाले पथरीले जगह के अंदर आप खुद को कितना ही शांत रख पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ नील भी फील कर रहा होगा। उसने वापस ऊपर जाने की तैयारी करी और अपने हाथों को नीचे से निकालकर ऊपर की तरफ लाने लगा, लेकिन उसने इस पॉइंट पर आकर नोटिस किया कि उसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो अपने हाथों को नीचे से स्क्वीज करके ऊपर की तरफ लेकर आए और सीढ़ी को पकड़कर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचे। वो बिल्कुल भी अपने हाथों को मूव नहीं कर पा रहा। लिटरली उसके हाथ नीचे की तरफ फंस चुके थे। वो कितना भी हिला डुला क्यों ना ले, अपने शरीर को कितना ही स्क्वीज क्यों ना कर ले, लेकिन एक इंसानी शरीर कितना ही स्क्वीज हो पाएगा। 18 इंच का डायमीटर था सिर्फ उस जगह का, वो अपने हाथों को फ्री कर ही नहीं पा रहा। बट ये चीज भी नील के लिए कोई नई नहीं थी, वो पहले भी ऐसी सिचुएशंस में फंसा है, और ऐसी सिचुएशन में फंसने पर केव डाइवर्स आमतौर पर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पैरों से जोर लगाते हैं और ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करते हैं, लेकिन यहाँ नील अपने पैरों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पैर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन के अंदर थे जिसमें उसके हाथ थे। अब आप सोच कर देखिए, हमें अगर ऊपर की तरफ पुश करना हो तो हमें अपने जो नीज है, हमारे जो घुटने हैं, उनको बेंड करना पड़ेगा, और तब हम अपने आप को पुश ऊपर की तरफ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ इतनी जगह ही नहीं कि नील अपने पैरों को फोल्ड कर सके, अपने शरीर को ऊपर की तरफ पुश कर सके। ऐसा हो ही नहीं पा रहा। वो सिर्फ अपने पंजों को ऐसे विगल कर पा रहा है, ऐसे हिला पा रहा है। वो अपने पंजों से ही बस जोर लगाने की किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पंजे भी उसका इतना जोर नहीं लगा पा रहे कि वो उसको उस पॉइंट से ऊपर की तरफ पुश कर सके। नील के लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल थी, नील उस पॉइंट पर बिल्कुल समझ चुका था। उसको समझ आ चुका था कि उसको ऊपर से मदद चाहिए है, वरना यहां से ऐसे नहीं निकल पाएगा। सो उसने बहुत जोर जोर से नीचे से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत यहां यह थी कि उसकी आवाज 40 फुट ऊपर उसके दोस्तों तक जा ही नहीं रही, क्योंकि बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया था, वो मोड़ था, और वो मोड़ उसकी आवाज को वहीं पर ब्लॉक कर रहा था। सो उसको याद आया कि उसके दोस्तों ने कहा था, अगर तुम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो अपनी सीढ़ी को ऐसे खींचने की कोशिश करना, ऐसे उसको हिला देना, हम ऊपर से समझ जाएंगे कि तुम्हें जरूरत है और हम तुमको खींच लेंगे। सो नील ने तुरंत अपने फंसे हुए हाथों को ही किसी तरीके से बीच में एडजस्ट किया और अपनी सीढ़ी को ऐसे ऐसे नीचे की तरफ खींचने लगा, और ऊपर की तरफ वहां सिग्नल पहुंच भी चुका था। नील को फील हो रहा था कि उसके दोस्त बहुत जोर से उसकी सीढ़ी को खींच रहे हैं, लेकिन वो खींच नहीं पा रहे, और ये सीढ़ी उसके दोस्त क्यों नहीं पुल कर पा रहे थे, इसके पीछे एक बहुत बहुत गंदा रीजन था। इस पॉइंट पर आकर नील को समझ आ चुका था कि उसने एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, और ये मिस्टेक अब उसको बहुत भारी पड़ेगी। जी हाँ, जिस टाइम पर नील अपने आप को डिसेंड करते हुए नीचे इस सुरंग के फाइनल पॉइंट पर पहुंचा था, 40 फीट डाउन, उस पॉइंट पर आकर उसने अपने पैर से नीचे कंफर्म करने की कोशिश करी थी कि इससे नीचे जाने की जगह नहीं है, ये सुरंग यहीं पर खत्म होती है। सो जिस टाइम पर उसने बहुत जोर जोर से अपने दोनों पैर इस सुरंग के एंड पर मारे थे, उस टाइम पर बहुत सारे पत्थर, छोटे बड़े पत्थर जो आइड साइड लगे हुए थे इस चट्टानी दीवार के ऊपर, वो पत्थर टूट टूट कर नीचे की तरफ जा गिरे थे, और वही पत्थर अब उस सीढ़ी के पैडल्स के अंदर जा फंसे, और लिटरली वो सीढ़ी पूरी की पूरी नीचे की तरफ फंस चुकी थी। मतलब अब ऐसा था, एक एंड से सीढ़ी पूरी फंसी हुई है, दूसरा एंड उसके दोस्तों के पास है सीढ़ी का, और इस सीढ़ी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर नील अटका हुआ है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीढ़ी नीचे से खींची नहीं सकती, क्योंकि वो लिटरली नीचे की तरफ एंकर्ड हो चुकी थी, सीढ़ी नीचे फंस चुकी थी। नील को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने नीचे पंजे, जितनी भी उसमें जगह थी, उन अपने पंजों को हिलाना डुलाना शुरू किया, ताकि वो नीचे जो पत्थर फंसे हुए हैं उन पत्थरों को क्लियर कर सके सीढ़ी के आगे से। लेकिन वो जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर ले, वो पत्थर लिटरली पूरे तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि जब ऊपर खड़े हुए उसके दोस्तों ने सीढ़ी को खींचने की कोशिश करी, तो लिटरली वो जो पत्थर सीढ़ी के ऊपर फंसे हुए थे वो पूरे तरीके से कस गए, वो दीवारों के साथ अपनी पूरी ग्रिप बना चुके थे,
जिसका मतलब साफ ये था कि नील अब नीचे फंस चुका है, उसको निकालने का अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके दोस्तों को भी ऊपर प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी कि वो सीढ़ी को पुल नहीं कर पा रहे हैं, वो खींच नहीं पा रहे हैं, नील को किसी तरीके से नीचे से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समस्या सिर्फ सीढ़ी नहीं थी, उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था, क्योंकि ऐसे जो सुरंगें होती हैं नीचे अंडरग्राउंड, उन सुरंगों के अंदर बहुत ही लिमिटेड सी ऑक्सीजन होती है। और ये बात नील को भी बहुत अच्छे से पता थी, ऊपर खड़े उसके दोस्तों को भी बहुत अच्छे से पता थी। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि ओके कोई नहीं, नील नीचे फंस गया है, हम थोड़ी देर में आएंगे, बाद में कोई और तरीका निकाल लेंगे, नील को नीचे से निकाल लेंगे। ऐसा नहीं था, उनके पास लिमिटेड टाइम था और उनको इसी टाइम के अंदर एक्शन लेना था। ऊपर खड़े दोस्तों में से 4 लोग वहां से तुरंत भागे, अपना ऊपर की तरफ असेंड करते हुए पास ही के लोकल एरिया में गए। वहां जाकर पुलिस वालों को बताया, फायर ब्रिगेड वालों को बताया, आसपास जो लोकल लोग रहा करते थे उन सभी लोगों को बताया। और कुछ ही मिनटों के अंदर तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग इस पूरे सुरंग के ऊपर खड़े थे। वो सभी लोग अपना दिमाग चला रहे थे कि किसी तरीके से नील को बाहर की तरफ निकाला जाए। नील को नीचे फंसे फंसे क्लियरली सुनाई दे रहा था कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, नीचे उसको मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट नीचे बहुत सारी रस्सियां भी उन लोगों ने फेंकी जिसको पकड़कर नील किसी तरीके से ऊपर आने की कोशिश करे, लेकिन वो रस्सियां या तो उस तक पहुंची ही नहीं, और अगर पहुंची तो नील उनको पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ नीचे की तरफ फंसे हुए हैं। वो अपने हाथ ऊपर लेकर आएगा तभी तो जाकर रस्सी को पकड़ेगा। अब नीचे हाथ फंसे हुए हैं, वो रस्सी को कैसे पकड़े। खैर उस मोमेंट पर भी नील बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, वो अपने आप को किसी तरीके से शांत रखने की कोशिश कर रहा। ऊपर से लोग नीचे खाने पीने की चीजें भेज रहे, बिल्कुल वो कागज वगैरह फाड़ कर, उसके रैपर वगैरह फाड़ कर, ताकि नील कुछ तो खा सके। ऊपर से पानी भेज रहे हैं ताकि नील पानी पी सके, खुद को शांत रख सके। बट जो नील के ऊपर बीत रही थी वो चीज सिर्फ नील जानता था। तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास का समय बीत चुका था और 1.5 घंटे तक नील खुद को पॉजिटिव रखने के बाद अब फाइनली उसको समझ आ चुका था कि अब यहाँ एक फुल फ्लैज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर ऊपर अपना मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाए, नीचे किसी को भेजा जाए जो मेरे को यहाँ से खींच कर ऊपर की तरफ ले जाए, मुझे बचाया जाए। बट ये चीज़ भी बहुत हद तक मुश्किल होने वाली थी। नील का दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना मैसेज ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी कि मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऊपर खड़े हुए लोगों को समझ आ चुका था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और दूसरा पैनिक करने की वजह से उसके दिल के अंदर टैकीकार्डिया जैसी सिचुएशन आ गई होगी। तकरीबन 120 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा की स्पीड से उसका दिल अब धड़क रहा होगा और इससे निजात पाने के लिए तुरंत लोकल लोग भाग भाग कर इधर उधर से ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स लेकर आए, उनसे बहुत बड़े बड़े पाइप्स जोड़े और उन पाइप्स के दूसरे एंड पर एक मास्क लगाकर नीचे उस सुरंग के अंदर फेंका गया ताकि किसी तरीके से नील ऑक्सीजन पा सके। लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे पाएगा, उस मास्क से ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, कैसे नील के शरीर के अंदर जाएगी, क्योंकि वो मास्क जैसे नीचे की तरफ आया, सुरंग को क्रॉस करते हुए, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हुए सीधा जाकर नील के सिर पर लगा। नील उसको पहन ही नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ नीचे फंसे हुए हैं। लिटरली अब धीरे धीरे कर ऐसी सिचुएशन के अंदर नील अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगा, क्योंकि हमें पता है जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है उस टाइम पर हमारा शरीर डेल्यूजनल अवस्था के अंदर चला जाता है, हल्की हल्की बेहोशी आती है। और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा पूरा शरीर बेहोश हो जाएगा। हमारा दिल और हमारे फेफड़े सिर्फ इसी बात पर काम करेंगे किसी तरीके से दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे, दिमाग को ऑक्सीजन की कमी ना हो, बाकी सारे शरीर को हम शांत रख लेंगे। ऐसा ही कुछ नील के साथ भी हो रहा था। वो पूरी कॉन्शियसनेस खो रहा था अपनी, सिर्फ उसके दिमाग तक ही ऑक्सीजन जा रही थी। और इस बात का एहसास ऊपर मौजूद रेस्क्यूअर्स को इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर खड़े हुए रेस्क्यूअर जब भी कोई नील को क्वेश्चंस पूछते वो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो जस्ट अपनी बात बोल रहा था कि रेस्क्यू का क्या अपडेट है, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, ये एंड ऑल, ये सब कुछ बोल रहा था वो। लेकिन जवाब नहीं दे रहा था किसी भी रेस्क्यूअर के सवाल का। इसलिए रेस्क्यूअर समझ चुके थे कि उसको हमारी बात सही तरीके से समझ नहीं आ रही, या फिर अगर समझ आ रही है तो वो उस चीज को माइंड में रजिस्टर नहीं कर पा रहा उस डेल्यूजनल स्टेट की वजह से। खैर इस पॉइंट तक भी रेस्क्यूअर्स को लग रहा था कि नीचे बहुत सारे सामान फेंक देते हैं, वो चाहे इक्विपमेंट्स हो, कोई सीडी वगैरह हो, या फिर कोई रस्सी हो, या फिर ऑक्सीजन मास्क हो, नील अपने आप उनसे मैनेज करके उनको पकड़कर या फिर अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा लेगा, या फिर जो सीडी वगैरह फेंक रहे हैं उनको पकड़कर वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि रेस्क्यूअर्स के भी माइंड में डर था कि वो ऐसे किसी को रेस्क्यू करने के लिए इस जगह में अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि जिस रेस्क्यू करने वाले को हम नीचे भेजेंगे वो खुद कहीं ना फंस जाए और उसको रेस्क्यू करने के लिए अलग से बंदे ना भेजने पड़े। इसलिए सबको अपनी जान की चिंता थी, चाहे रेस्क्यू करने वाले ही क्यों ना हो, वो तो बस बेचारे मदद ही कर सकते हैं। ऐसे अपनी जान तो दांव पर
ऊपर लगाकर नीचे नहीं जा सकते। बट एट द सेम टाइम इन लोगों को यह भी पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो नील नीचे ही दम तोड़ देगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सो इन लोगों ने वो जो सिलेंडर्स बहुत सारे मंगवाए थे, उन सिलेंडर्स की लिटरली सील तोड़कर ऐसे के ऐसे उसको झुकाकर उस सुरंग वाले छेद के मुहाने पर लगा दिया ताकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो टाइम मिल जाए। लेकिन एट द एंड ये सभी को पता था कि ऑक्सीजन गैस हल्की होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब ये साफ था कि अगर हम ऑक्सीजन ऊपर से डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ही बनाएगी। मतलब नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जो कि नील के शरीर से निकली होगी सांस लेते टाइम पर, वो सारी गैस अभी भी नीचे जमा है। अगर हम उस गैस के ऊपर ऑक्सीजन गैस डाल दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे और ज्यादा प्रेशर के साथ जम जाएगी और उसमें नील को और ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन इनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। सो फाइनली एट द एंड इन लोगों ने प्लान बनाया कि और कोई रास्ता है ही नहीं, हमें किसी ना किसी को नीचे भेजना पड़ेगा और वो बंदा जाकर नीचे से नील को पकड़कर ऊपर की तरफ लेकर आएगा। एक एक करके 8 लोग अलग अलग टाइम पर नीचे भेजे गए, उनके पीछे रस्सी बांधकर। बट ये 8 के 8 लोग एक एक करके फेल भी होते जा रहे थे। इनमें से 3 रेस्क्यूअर्स तो ऐसे थे, सोचकर देखिए वो कितने ज्यादा बहादुर थे वो रेस्क्यूअर्स, कि वो तीनों एक एक करके नील के पास तक गए। उन्होंने नील को टच भी किया। नील सामने देख रहा है और खुशी है उसके माइंड में कि रेस्क्यू यहां तक पहुंच चुका है, अब ये इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वो रेस्क्यूअर्स किसी तरीके से नील के बालों को पकड़कर या फिर जो उसने टी शर्ट पहनी हुई थी उसको पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तीनों ही एक एक करके फेल भी हो गए और मजबूरन उनको भी बाहर की तरफ निकालना पड़ा क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी। और जिस टाइम पर 8वां रेस्क्यूअर बाहर निकला उस टाइम के बाद नील ने बहुत जोर जोर से अपनी सांसें फुफारना शुरू कर दिया। मतलब कि उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसकी सांसों की उखड़ने की आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही थी। उस टाइम पर लिटरली नील की एक एक सांस उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। उसको सांस आने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही। उसकी आंखें बार बार अपने आप बंद हो रही हैं। वो बेहोशी की हालत में जा रहा है। खुद वो हिलडुल नहीं सकता। वो जस्ट रेस्क्यूअर्स के ऊपर निर्भर है। शाम के तकरीबन 7:15 बज चुके थे। मतलब अभी तक 4 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। नील को इस गड्ढे के अंदर फंसे हुए, इस सुरंग के अंदर फंसे हुए फाइनली एक बार और रेस्क्यूअर्स ने एक बहुत ही छोटे से दुबले पतले आदमी को रेस्क्यूअर बनाकर इस सुरंग के अंदर भेजने की कोशिश करी। और उसका काम यह नहीं था कि वो जाकर नील को खींचे। उसके हाथ में एक रस्सी दी गई और उस रस्सी को ले जाकर उसको जस्ट नील के चारों तरफ उसके शोल्डर के ऊपर बांधना था। मतलब कि ऐसे चारों तरफ, और पीछे से रेस्क्यूअर्स उस रस्सी को खींच लेते और नील भी उसके साथ खींचा चलाता। सो रेस्क्यूअर अपने साथ उस रस्सी का कोना लेके नीचे की तरफ डिसेंड होते होते फाइनली नील तक पहुंचा। उसने देखा कि नील अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन उसका दिमाग, उसकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है अभी भी। सो उस रेस्क्यूअर ने नील के कंधे पर चारों तरफ किसी तरीके से बहुत ही मुश्किलों से उस रस्सी की गांठ बांधी और इशारा किया उस रस्सी को खींचकर कि ऊपर जो रेस्क्यूअर्स हैं उस रस्सी को खींच ले। ऊपर खींचने वालों ने अपना पूरा जोर लगाया और फाइनली नील अपनी जगह से हिला और तकरीबन 13-14 इंचेस नील ऊपर खींचा भी चला गया। लेकिन दोबारा से उस रेस्क्यूअर ने, जो सामने खड़ा था, वो देख रहा था नील को खींचते हुए, उस रेस्क्यूअर ने चिल्लाया कि नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जिस रस्सी से वो खींच रहे थे नील को, वो रस्सी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। नील अपनी बेहोशी की हालत में, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो रस्सी खींचने की वजह से उसका शरीर ऐसे बेंड हो गया, उसके फेफड़े लिटरली पूरे तरीके से कस चुके थे। उस रेस्क्यूअर ने बोल दिया कि नहीं, मत खींचो ऐसे। क्यों? क्योंकि ऐसे नील के फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ेगा, उसके हार्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो अपना काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे तो नील जाने अनजाने में हमसे ही मारा जाएगा। वो रेस्क्यूअर भी वापस असेंड करते हुए ऊपर की तरफ आ गया। उसने जाकर ऊपर सबको बताया कि हम इस तरीके से नील को नहीं खींच सकते। नील का होश में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। और जितने भी आगे ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जो पत्थर इधर उधर नुकीले पत्थर लगे हुए हैं, उनसे अपने आप को बचाएगा, किसी तरीके से अपने शरीर को मरोड़े तरोड़ेगा, तभी तो वो बाहर निकल पाएगा। ऐसे बेहोशी की हालत में हम उसको नीचे से नहीं खींच सकते, ऐसे तो वो मारा जाएगा। सो अब रेस्क्यूअर्स दोबारा बहुत ज्यादा परेशान किया, आखिर करे तो करे क्या, इस बाबूजी को बाहर कैसे निकाले। फाइनल अटेम्प्ट अब रेस्क्यूअर्स द्वारा किया जाना था, क्योंकि उनको पता था कि नील अब पूरे तरीके से अनकॉन्शियस है, उसकी जान अब कभी भी जा सकती है। अगर हमने उसको अभी नहीं बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो जो लोकल लोग थे वहाँ रहा करते थे, लोकल सिविलियन, उनमें से एक महिला तैयार हुई जिसका कद बहुत ज़्यादा छोटा था, वो खुद बहुत ज़्यादा पतली सी, वो तैयार हुई नीचे जाने के लिए। सो रेस्क्यूअर्स ने उसको समझा दिया कि देखो, तुमको जाकर रस्सी नहीं बांधनी नील के चारों तरफ, तुमको जाकर सिर्फ और सिर्फ नील की जो कॉलर बोन होती है, ये जो हमारी गले की हड्डी होती है, इस हड्डी को तोड़ना है, ताकि हम जब नील को बाहर की तरफ खींचे तो वो अपने आप श्रिंक हो जाए और उसके फेफड़े और दिल के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े।
वो महिला तैयार हो चुकी थी, उसने भी अपने शरीर पर एक रस्सी बांधी और फाइनली उस छेद के सहारे नीचे की तरफ गई, नील तक पहुंची और नील के कंधे के साइड में उसने उसके कॉलर बोन के ऊपर काफी वार किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नील की कॉलर बोन नहीं तोड़ पाई। उसने बहुत कोशिश करी, नील को जगाने की भी कोशिश करी, लेकिन नील जागा ही नहीं, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। और इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ वो महिला भी बाहर आ चुकी थी। उसने बाहर आकर बता दिया कि नहीं, ऐसे कॉलर बोन हम नहीं तोड़ सकते। सभी लोग अब समझ चुके थे कि नील को बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं, लगभग अब नामुमकिन है, क्योंकि नील बेहोशी की हालत में वो अपना शरीर हिला ही नहीं पा रहा। एक और फाइनल अटेम्प्ट रेस्क्यूअर्स द्वारा किया गया। अब की बार प्लान यह था कि रेस्क्यूअर नीचे जाकर उसके दोनों शोल्डर्स के अंदर से रस्सी पास करेगा और ऊपर की तरफ गांठ बांधेगा, ताकि हम खींचे तो दोनों शोल्डर्स के ऊपर बराबर का दबाव पड़े और वो स्क्वीज ना हो, अंदर की तरफ दबे ना। तो दोबारा से रेस्क्यूअर अपने साथ रस्सी लेकर अब की बार उसके दो एंड्स लेकर रस्सी के नीचे की तरफ गया और किसी तरीके से नील तक पहुंचकर उसके हाथों को खोलकर उसके कंधों के अंदर रस्सी बांधनी शुरू करी। लेकिन बदकिस्मती से इतनी जगह थी नहीं नीचे कि वो रेस्क्यूअर नील के कंधे को खोलकर उसके अंदर से उसके जो अंडर आर्म्स हैं वहां से एक रस्सी का टुकड़ा पास आउट कर सके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। बेचारे रेस्क्यूअर को भी बाहर की तरफ वापस आना पड़ा। जल्दी सभी रेस्क्यूअर्स ने मिलकर नील के परिवार वालों को फोन कर दिया। नील के पिता एरिक मॉस मौके पर पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखा कि आखिर उनका बेटा किस हालातों के अंदर नीचे फंसा हुआ है। नील के पिता ने देखा कि सैकड़ों लोग इस सुरंग के किनारे पर खड़े हैं, बहुत सारी गाड़ियां यहां पर आई हुई हैं, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस अलग अलग टाइम पर इसी जगह पर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी गुड न्यूज़ देने के लिए तैयार नहीं। वो उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी टाइम पर कोई रेस्क्यूअर नील को खींचकर ऊपर की तरफ लेकर आएगा और नील उनके सामने खड़ा होकर कहेगा कि एवरीथिंग इज ओके, बट ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हालात अब बद से बदतर हो चुके थे, क्योंकि अब ना सिर्फ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो रहे थे, बल्कि बारिश भी अब शुरू हो चुकी थी। और यही इसी बात का डर था सभी को, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश होती है तो पीक कावंस की इन गुफाओं के अंदर, हर गुफा के अंदर लिटरली पानी अपने टॉप ऑफ द एज तक होता है। और ऐसा ही कुछ अब यहाँ भी होने वाला था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बहुत सारा पानी पीक कावन के अंदर आने लगा और जितनी भी गुफाएं थी वो सारी गुफाएं भरने लगी, इंक्लूडिंग वो हॉल भी जिसके अंदर नील मॉस फंसा हुआ था। रात के 3 बजे तक यहाँ सभी रेस्क्यूअर्स मौजूद थे, किसी भी चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे। एरिक मॉस, नील के पिता, वो यहाँ पर खड़े खड़े दीवार के साथ खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब उनका बेटा अपने आप इस हॉल से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 3 बजे फाइनली दोबारा से रेस्क्यूअर्स नीचे की तरफ गए। पानी भी अब उस हॉल तक पूरा भर चुका था। उस पानी के अंदर अपना ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर फाइनली जो नीचे गए थे ये सभी रेस्क्यूअर्स, उन्होंने जाकर नीचे देखा कि नील अब मर चुका है। उसकी बॉडी नीचे फंसी हुई है पानी के अंदर। ऑब्वियसली डूबने से नील की उसी गुफा के अंदर, उसी सुरंग के उस छेद के अंदर मौत हो चुकी थी। सुबह सुबह जैसे ही हुई, डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे। डॉक्टर्स भी नीचे इस सुरंग के अंदर गए, उस छेद के अंदर गए और जाकर नीचे नील को चेक किया। नील अब मर चुका था। उन्होंने उसकी बॉडी को कंफर्म किया कि हाँ, नील की डेथ हो चुकी है। और जो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन अब रिकवरी ऑपरेशन बन चुका था। सभी लोग चाह रहे थे कि किसी तरीके से नील की बॉडी को तो बाहर रिकवर किया जाए, ताकि उसके पिता या फिर उनका परिवार अच्छे तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सके। एरिक मॉस के सामने ही सभी लोग रस्सियां तैयार कर रहे थे, जिससे नील को बांधकर ऊपर की तरफ खींचा जाना था। बट जैसे ये चीज एरिक मॉस ने देखी, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, रुको, बहुत हमने कोशिश कर ली, अब हम उसकी बॉडी के साथ और ज्यादा चीरफाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब वो जिंदा था तभी उसको नहीं खींच पाए, उसको कहीं चोट ना लग जाए। अगर अब हमने खींचा उसको तो वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। और जो आइट साइड में पत्थर है, उनसे जब उसकी बॉडी टकराएगी तो वो चीर देंगे उसकी शरीर को। उसका शरीर अंदर ही पूरी तरीके से फट जाएगा, बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। जैसा है उसका शरीर वहीं पर पड़ा रहने दो, उसको वहीं पर सील कर दो। सभी ने इस गुफा के अंदर जो पानी भरा हुआ था, उस पानी को नीचे जाने तक का, उसका लेवल डाउन होने का वेट किया, क्योंकि सभी अब नील के फादर के डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे थे। और सभी ने माना कि ठीक है, चलो हम ऐसा ही करते हैं, नील की बॉडी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको यहीं पर सील कर देंगे। सो जितने भी आसपास छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे, उन पत्थरों को उठाकर इस छेद के अंदर भरा गया। फाइनली वो सारे पत्थर जाकर नील के सिर के ऊपर भी लगे और वो नील, उसकी लाश वहीं पर सील हो चुकी थी। पूरा ऊपर तक ये जो छेद था, यहाँ तक इस पत्थरों को भरा गया और फाइनली जो नील चाहता था वही हो गया। ये जो सुरंग थी, ये जो छेद था जिसके अंदर नील गया था, इस छेद का नाम नील मॉस के ऊपर ही पड़ा। और क्योंकि वो एक चैम्बर की तलाश में गया था, इसलिए उसको चैम्बर का भी नाम दिया गया। और आज भी इसे हम नील मॉस चैम्बर के नाम से जानते हैं। नील की लाश आज भी अंदर है, वो अंदर पूरे तरीके से प्रकृति के अंदर दफन हो चुका है।
बट ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। खैर, आप मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसी केव डाइविंग करी है क्या? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का जवाब ना ही होगा। और ऐसे केव डाइविंग करना ठीक भी नहीं रहता। हमेशा अपने साथ कोई एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाइड रखें जो आपको सेफली तरीके से नीचे ले जाए या फिर ऊपर ले आए। ऐसे कभी भी खुद बाऊजी बनकर नीचे की तरफ मत जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास तो स्टोरीज भरी पड़ी हैं जिनके अंदर ऐसे एक्सीडेंट बहुत बहुत ज़्यादा आम हैं। कितनी तो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। सो आप मुझे बताएं कि आपको नटी पटी केव वाली जो स्टोरी थी वो ज़्यादा भयंकर लगी या फिर ये नील मॉस वाली स्टोरी। मुझे आपके कमेंट्स में राय जाननी है।